अपबीट रहो, तुम लोग छोटे बच्चे हो अभी, कहाँ ये सब डिप्रेशन वाले फेज में जा रहे हो। तुम जीवन को एकदम आनंद से एंजॉय करो। यस सर, लाइफ तो आगे खराब होनी ही है, नहीं? जब एक्चुअल देखते लाइफ हैं स्टार्ट सर। होगा, जब तुमको सब चीज का जुगाड़ करना होगा अपने जीवन में, खाना पीना रहना, नहीं, रोटी कपड़ा मकान, तो उस जगरनॉट से बच, मतलब तो कोई नहीं बचा है। तो अभी जितना टाइम है ना, जब तक कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये जीवन का एकदम सुनहरा समय है। अभी से क्या मतलब, बचपन से ही था, तो अभी से लेके कॉलेज तक एंजॉय कर लो। जिस दिन तुम जॉब करने लगोगे ना, उसके बाद जीवन खत्म हो जाता है बिल्कुल। यस। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग को ये नेचुरल डैम्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन रेजोनेंस ये सब स्टार्ट करना था, बी पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो तुम लोग में से किसी ने मुझे भेजा नहीं, तुम लोगों ने बोला कि भेजेंगे सर आपको वो स्केड्यूल, देव्यांश ने बोला था। सर मैं अभी भेज देता हूँ, सर मैं आपको एक एक्सेल शीट मेल करूँ, उसमें सारे सब्जेक्ट्स या वो हाँ देवांश ही कर देगा, ठीक है। हाँ मैं सर अभी देव्यांश आपको, बदमाश बच्चा है, कल भी बोला था, अभी तक भेजा नहीं है। हाँ सर मैं भूल गया था, सर मैं अभी आपको मेल कर दूँगा। मेल कर, चलो। सो नेचुरल वाइब्रेशंस, नेचुरल वाइब्रेशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, नेचुरल वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है। तो पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट आर कॉल्ड द नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन। तो ऐसे कोई बॉडी अगर रखा हो बिना किसी फोर्स के उस पर अप्लाइड किए हुए, उस बॉडी का अपना एक नेचुरल वाइब्रेशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगा नेचुरल वाइब्रेशन का। सो अ बॉडी clamped at one point when disturbed slightly from its rest position starts vibrating. The vibrations so produced are called natural or free vibration of the body. एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमने एक एंड पे क्लैंप कर दिया है ना, और दूसरे एंड को हम लोग वाइब्रेट कर देते हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन होगा वो वाइब्रेशन उसका नेचुरल वाइब्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये लेट से हमारे पास एक रॉड है, उस रॉड को यहाँ पे हमने क्लैंप कर रखा है और इसको यहाँ पे इधर वाइब्रेट करके छोड़ दिया। वाइब्रेट करके मतलब एक तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो उसमें वाइब्रेशंस होंगी। तो बेसिकली ये जो रॉड है, इधर से लेके इस पॉइंट तक ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है? ये इट विल कंटिन्यू वाइब्रेटिंग लाइक दिस। तो वो जो उसका जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। The period of vibration depends on the shape size of the body. इसका जो वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है, वो इसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या शेप है और उसका क्या साइज है। The time period of the body is called its natural period and the frequency is called its natural frequency. तो इसका जो नेचुरल वाइब्रेशन है, उस नेचुरल वाइब्रेशन के टाइम पीरियड को नेचुरल टाइम पीरियड कहते हैं या नेचुरल पीरियड कहते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल वाइब्रेशन की, उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। So a body capable of vibrating has a constant natural frequency of its vibration and its amplitude of vibration remains constant. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट कर सकता है, उसका वाइब्रेशन जो है नेचुरल कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो ऑब्जेक्ट, अगर हमने उसको वाइब्रेट करके छोड़ा। और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, वो एम्पलीट्यूड भी फिक्स्ड होगा, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगा, ठीक है? सो सर बट वो पॉसिबल थोड़ा है लाइक नॉर्मल तो सिनेरियो में। उसी पे तो फिर हम लोग इस पे आएंगे ना, डैम्प्ड वाइब्रेशन, उसी से तो आएंगे ना। ये रियल केस हुआ जहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगा, है ना? जैसे आपने यहाँ पे किया है, इसमें एनर्जी लॉस होगा इस क्लैंप्स में। तो जो एनर्जी लॉस होता है उसके वजह से धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, उस वाइब्रेशन को डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलेंगे। हाँ ये तो यस। आइडियल केस हो गया। बेसिकली आइडियल केस थोड़ा ना होता है, मतलब थियोरेटिकल केस है जो बुक्स में लिखा हुआ है। यस। एक्चुअल सिनेरियो में कभी ये नहीं होगा। सो कोई भी बॉडी जो केपेबल है वाइब्रेशन के has a constant natural frequency of its vibration and its amplitude of vibration remains constant, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरल वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक?
बट एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है। और अगर हमको उसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखना है तो हमको अलग से बाहर से फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को तुमने झूले पे झुलाया, थोड़े देर बाद क्या है, पार्क में तुम अपने भाई को लेके गए और उसको झूले पे झुला के तुमने छोड़ दिया, 2-4 के बाद वो फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, तो तुम्हारी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखेगा, तो फिर से तुम उसको धक्का लगाओगे, है ना। फिर थोड़ी देर ये वाइब्रेट करेगा, फिर तुम मतलब रेगुलर तुम 4-4 वाइब्रेशन के बाद लेट से एक फोर्स लगाते हो जिससे कि उसका वाइब्रेशंस मेंटेन रहे, मतलब ऑसिलेशंस मेंटेन रहे। इस तरह के ऑसिलेशन को फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलेंगे, क्योंकि तुम अलग से बाहर से फोर्स लगा के उसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रख रहे हो। आ गया समझ तीनों का मतलब। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऐसा होता झूला जिसको तुमने एक बार धक्का दे दिया तो जिंदगी भर वो होता रहता, हिलता रहता। उससे बच्चे को हटाने के लिए तुमको मतलब फोर्स लगा के उसको रोकना पड़ता ऑपोजिट डायरेक्शन में, अदरवाइज वो जीवन भर उसी पे झूलता रहता, राइट। दूसरा है डैम्ड वाइब्रेशन, जो रियल केस है कि हमने झूले को झुलाया, छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद झूला 8-10 राउंड के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। तीसरा है फोर्स्ड वाइब्रेशन की हर इक्वल इंटरवल के बाद हम लोग एक बाहर से फोर्स लगाते हैं जिससे कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशंस का मेंटेन हो सके, ठीक है। सो a body capable of vibrating has a constant natural frequency of its vibration and its amplitude of vibration remains constant. So examples of natural or free vibration. So if the bob of a simple pendulum is displaced slightly from its mean or rest position, it starts vibrating with its natural frequency, which is determined by the length L of the pendulum and the acceleration due to gravity G at that place. It is given as F is equal to 1 by 2 pi root under G by L. तो एक नॉर्मल जो सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का अगर नेचुरल वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी हम निकालने की कोशिश करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर जी बाय एल। वहां पे जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एल जो है इसका लेंथ है, इस पेंडुलम का लेंथ है, ठीक है। सो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 पाई रूट अंडर जी बाय एल। और यही अगर टाइम पीरियड निकालना होगा 1/f कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी हो जाएगा। So a load suspended from a spring when stretched and then released starts vibrating with its natural frequency. हमने एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग में हमने एक लोड को लटका रखा है और इसको इधर खींच के छोड़ दिया तो इसमें वाइब्रेशंस होंगे और वो जो वाइब्रेशन है starts vibrating with its natural frequency. Its frequency is determined by the hardness or force constant K of the spring and the mass m of the spring. So F is equal to 1/2 pi root under K by m. अच्छा, इस चैप्टर में कुछ रिमूव हुआ है क्या इधर? किसी को पता है, किसी ने ध्यान से देखा है इसके सारे पार्ट्स को? अच्छा, हम लोग अभी सो वो थर्ड सेक्शन में से सब कुछ नहीं आ रहा है, थर्ड सेक्शन में से तो वो लाउडनेस वगैरह जो इसके वो सब नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ फैक्ट इज इफेक्टिव। एक सेकेंड बेटा। Sir, CISCE.org. हमारा फिजिक्स है ना।
Natural value diagram force vibration is okay. अच्छा एग्जांपल्स इसके नहीं आ रहे लाउडनेस सर वो सर म्यूजिक नॉइज पोल्यूशन सर आई गेस वो भी नहीं है. यहाँ पे तो जो नेचुरल वाइब्रेशंस डैम्ड वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन रेजोनेंस स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन मीनिंग एंड सिंपल एप्लीकेशन तो ये तो पूरा ही है मेरे ख्याल से 7C में मीनिंग ऑफ द टर्म एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स जो है लाउडनेस पिच क्वालिटी इन सब का मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉइज पोल्यूशन और ये सब मेरे ख्याल से हट गया म्यूजिक एंड नॉइज पोल्यूशन चल ठीक सीबीएसई में अच्छा किया उन्होंने चैप्टर का चैप्टर हटा दिया है तो ज्यादा अच्छा है मतलब कंप्लीट रिलैक्सेशन हो गया पूरा पढ़ना ही है बच्चा तो डर से पढ़ेगा ही थोड़ा सा और पढ़ेगा एक्स्ट्रा बात बराबर ही है एनीवेज सर एक चीज जो हमारे टेस्ट है ना फिजिक्स के इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही टेस्ट हो रहे हैं थ्योरी ज्यादा नहीं आ रही है. अच्छा हुए अभी टेस्ट हुई क्या कोई नहीं सर बट जो सिलेबस सर ने तीनों का दिया उसमें मोस्टली सिर्फ रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स ही है. लेकिन बेटा तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है रे डायग्राम तो आएगा न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं आता है न्यूमेरिकल हार्डली तुम 1 2 3 क्वेश्चन देखोगे तुम पिछले 5 साल का पेपर एक बार एनालाइज कर लेना 2000 हाँ मतलब एक ही दो आते न्यूमेरिकल मतलब एक ही दो नहीं मतलब अगर दोनों सेक्शन को मिला लो तो हमको लगता है 4 के करीब आएंगे तो पहले बाकी वाले पूरा थ्योरी होता है. मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो न्यूमेरिकल जैसा न्यूमेरिकल नहीं होता बेसिकली थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है तुमको अगर हम क्वेश्चन दिखाएं give reason give evidence types ऐसे अच्छा 2 सेकंड दो हम एक बार हम लोग वो पिछले साल का पेपर एनालाइज ही कर लेते तुमको समझ में आ जाएगा क्या आता है पिछले साल का पेपर तुम्हारे CISC पे रहता है नहीं रहता है सर रहता है होगा 2020 ICSE फिजिक्स पेपर ठीक है स्पेसिमेन पेपर सर सेकंड लिंक ऊपर तो CISC में मिल जाता है वो बेकार है वो सब धोखा रहता है सही वाला हमको चाहिए सर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं हर बार देखता हूँ अरे वो सब काम का नहीं रहता है भाई रुक डाउनलोड्स ISC क्वेश्चन पेपर ICSE क्वेश्चन पेपर 2019 का है अच्छा सारा एक ही जगह है भाई साहब पीडी साइंस का यही लग रहा है फिजिक्स का पेपर है दिख रहा है ना पेपर यस यस सर सर. अच्छा अब देखो पहला क्वेश्चन जो है ये the diagram below shows a claw hammer used to remove a nail claw hammer nail to which class of lever does it lever वाला क्वेश्चन है ना give one more example of the same class of lever वो भी तुम दे दोगे for which the mechanical advantage is greater than 1 ठीक 2 bodies A and B have masses ये आ गया न्यूमेरिकल 2 नंबर का ठीक है 5:1 मासेस है उसका काइनेटिक एनर्जी का ये रेशियो है तो वेलोसिटी का रेशियो मतलब तो कितना सिंपल है हाफ m1v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m2v2 स्क्वायर राइट यही करेंगे ना यस यस सर सर. कुछ करना ही नहीं है भाई काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले का हाफ m1v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m2v2 स्क्वायर हाफ हाफ कट गया m1 बाय m2 पता है v1 बाय v2 निकालना है ke बाय
KE1 by KE2 ये भी पता है, तो V1 by V2 निकाल लोगे। ठीक, ये 2 नंबर का हो गया पेपर, जोड़ते जाना, 2 नंबर हुआ। अब आ जाते हैं इस पे नेक्स्ट पे, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरीज, है ना, हीट हो गया, हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू द एसआई यूनिट, जूल से कैसे रिलेटेड है ना, 4.2 वाला जो है कन्वर्जन फैक्टर वो लिखो। डिफाइन कपल, कपल क्या है भाई, फोर्सेस जो एंटी पैरेलल फोर्सेस लगता है जो कि है ना रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो कपल हो गया। स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, है ना, न्यूटन मीटर हो जाएगा तुम्हारा, राइट, F इंटू डी जो करते हैं। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, वो एंगल जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। स्टेट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए गिवन मीडियम, राइट। तो जो तुम्हारा म्यू का वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। अब ये तुम्हारा ABCD 10 नंबर हो गया, 10 नंबर में 2 नंबर का है तुम्हारा न्यूमेरिकल। अब और आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, आइडेंटिफाई द रेडिएशन। तो जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो वो चैप्टर है जिसमें सारे दिए हुए हैं इंटेंसिटी, सॉरी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वगैरह जो दिया हुआ है, हाँ। फोटोग्राफी इन फॉग में क्या चाहिए तुमको, सर इंफ्रारेड इंफ्रारेड, चाहिए, है ना, तो यस इंफ्रारेड वाला तुम कर लोगे। आइडेंटिफाई द रेडिएशन, व्हाई इज दिस रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू आइडियल फॉर दिस पर्पस, क्योंकि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है तो उसमें है ना जो स्कैटरिंग का जो चांस है उसका सबसे कम होता है, यही ना, इसीलिए तो रेड लाइट को हम लोग यूज करते हैं डेंजर सिग्नल्स में ना, आया समझ यस में। सर, यस सर, यस इसलिए सर। फॉग में भी वो रेड लाइट ट्रैवल कर जाएगा स्ट्रेट और उससे फोटो खींच के ला देगा। सेकंड बी वाले पे आते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। देखो ये सिंपल है, ये इसको न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 1 बाय म्यू ए डब्ल्यू, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे से। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी पूछ दिया तुमसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये एक एक नंबर का है, तो एक नंबर का ये आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, मतलब ये जो रिलेशन 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, द 3 नंबर हुआ, जोड़ते रहना है ना, 2 + 1 3 हो गया है अभी। अब ये द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस A इज 3800 जूल एंड दैट ऑफ B इज विच ऑफ द टू सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। भाई जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है ना, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा तो वो तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ना हीट, पास कहाँ करेगा वो अपने थ्रू, आ रहा समझ में। यस सर। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बात आ रही है समझ में जो जो हम बात कर रहे हैं, कि यस तुमको सीधे सीधे न्यूमेरिकल कम आएगा, इस तरह का रीजन बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो सब क्वेश्चन ज्यादा आता है, जहां पे कि तुमको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, लेकिन सॉल्व कुछ नहीं करना होगा, उसका रीजन करके बस आंसर देना होगा। So a man playing a flute is able to produce notes of different frequency if he closes the holes near his mouth. Will the pitch of the note produce? ये हम लोग आगे करेंगे, है ना, कि भाई अगर उसको क्लोज कर दिया तो उससे क्या होगा कि उसका जो वेवलेंथ था, मतलब जो वो इंक्रीज कर जाएगा, तो वो सब सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा, विल द पिच ऑफ द नोट प्रोड्यूस इंक्रीज और डिक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे करेगा, ये सारी चीजें। Diagram below shows a light source P embedded in a rectangular critical angle 42 degree. Complete the path. तो देखो पाथ को कंप्लीट करना है, तो क्रिटिकल एंगल तुमको पता है 42 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री आ जाए, है ना। PQ जो है ये इसी के थ्रू ऐसे, ये क्रिटिकल एंगल पे जब इसको हिट करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, तो यही इसको कंप्लीट कर दिया तुमने ऐसे करके, है ना। यस सर। यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं,
देखो ये है, इफ द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर हाउ डज इट्स फोकल लेंथ चेंज। ये हम लोग अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला करेंगे तो उसमें आएगा रिवीजन में, है ना। से इंक्रीज हो जाती है ना फोकल लेंथ। ठीक है। विच लेंस थिक और थिन हैज ग्रेटर फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो थिकर वाला जो लेंस है ना, थिन लेंस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, राइट। थिक वाला जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कम होगा। जिसका फोकल लेंथ कम होता है उसका पावर ज्यादा होता है, तो थिन वाले का पावर कम होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगा, राइट। फोकल लेंथ तो यही हो ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जितना कर्व ज्यादा होगा। थिन लेंस है अगर से हमारा जो लेंस अगर थिन होगा तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, फोकस जो होगा। और अगर थिक होगा तो इसका जो फोकस होगा वो पास में होगा, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कम होगा। थिक वाले का फोकल लेंथ कम, थिन वाले का फोकल लेंथ ज्यादा। ठीक। उसके बाद टू वेव्स ऑफ द सेम पिच हैज एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 1:3। इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, होता है ना। यस सर। और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, सेम पिच है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा ना, तो रेशियो फ्रीक्वेंसी का f1:f2 1:1 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो ये भी देखो, कहने को तुम इसको भी बोल सकते हो न्यूमेरिकल, बट ये न्यूमेरिकल नहीं हुआ बेसिकली। ये वाला पार्ट तो फिर भी बोल सकते हो, ये तो दिमाग लगाने वाला चीज हो गया ना, सेम पिच में फ्रीक्वेंसीज। सॉल्व तो नहीं करना पड़ा हम लोग को। सी पार्ट में हाउ डज द इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए, है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। मेटल में, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज कर जाता है। ठीक, उल्टा होता है। उसके बाद डिफाइन रेजोनेंट वाइब्रेशन। देख रहे हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मेक्स इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम, है ना। तो बिना देखे क्या होता है, पिच ऑफ साउंड से ही पता चलता है ना। सर टिम्बर से नहीं पता चलता। हाँ हाँ बेटा, टिम्बर से। टिम्बर से बेसिकली क्वालिटी ऑफ साउंड हो जाता है। पिच ऑफ साउंड से एक्चुअली क्वालिटी और पिच, विच कैरेक्टरिस्टिक, टिम्बर से बेसिकली वो होता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, वो वॉइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, उनके वॉइसेस को, उनकी आवाज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग टिम्बर बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। सर इसका आंसर वो पिच होगा। या मेरे हिसाब से तो पिच होना चाहिए। बेसिकली क्या है, लड़के लड़की या किसी दो लोग के आवाज को पिच से ही हम लोग ये करते हैं, अलग होता है पिच। क्वालिटी ऑफ साउंड पे तो नहीं वेरी करना चाहिए। क्वालिटी तो क्या है कि सबके गले में एक वो है अपना वोकल कॉर्ड, और सबके वोकल कॉर्ड से तो एक ही तरीके का वाइब्रेशन होगा, राइट। बट उसके वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसीज पे बेसिकली आवाज चेंज होती है। मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, गूगल भैया बताएंगे क्या होता है इसका आंसर। कॉपी होगा क्या? नहीं कॉपी, हाँ कॉपी हो रहा है। सही हो तुम, क्वालिटी से ही है, टिम्बर और क्वालिटी से, फ्रीक्वेंसी से नहीं है। तुम्हारा लॉजिक सही है सर, बट क्यों, उसका रीजन क्या है? देखो, क्वालिटी तो होगा ही ना। देखो, अगर इवन दो की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम रहता है तो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जो अलग अलग मॉड्यूलेशन है साउंड का, वो तुम्हारे क्वालिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है। टिम्बर पे मतलब वेव फॉर्म जो फॉर्म होता है ना, उस पे डिपेंड करता है ना। बट मैंने वो चीज सोचा कि फ्रीक्वेंसीज, जैसे जो पिच ऑफ साउंड है ना, वो पिच ऑफ साउंड से दो ह्यूमन बीइंग का आवाज को फर्क करते हैं, पता नहीं क्या है, बट हाँ, जो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ साउंड है उससे तो होगा ही। देखो मान लो ये तुम्हारा एक का क्वालिटी ऑफ साउंड ऐसा है, दूसरे का क्वालिटी ऑफ साउंड ऐसा है,
इवन दो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, बिकॉज वेव फॉर्म अलग है, तो ये सुनने में अलग लगेगा और ये सुनने में अलग लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा सेफर ऑप्शन है चलो कि टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड तुम कर लो, ये तो ऑब्वियसली है ही। यस। ठीक है, और सब जगह वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्वालिटी और टिम्बर ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे तीनों लिखा हुआ है, पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। क्वालिटी और टिम्बर ही करो, ज्यादातर क्वालिटी और टिम्बर पे ही है। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ। अब इज इट पॉसिबल फॉर अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस टू एमिट अल्फा पार्टिकल? हाइड्रोजन न्यूक्लियस एमिट कर सकता है क्या अल्फा पार्टिकल? नो। है ना, उसमें तो दो He4 2 होना चाहिए ना निकल के, तो ये तो क्या नेगेटिव में पहुंच जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो नहीं हो सकता है ना। अब देखो एक न्यूमेरिकल ये आ गया, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो 3 नंबर उधर था, 2 नंबर यहाँ पे, 5, और बीच में एक वो एम्पलीट्यूड वाले का भी 1 नंबर जोड़ लो, 6 नंबर हो गया, राइट। तो ये तो तुम निकाल लोगे, है ना, ये दोनों पैरेलल सीरीज में 5, 4, 9, और ये इसके साथ पैरेलल में 9 3 27/12, तो 27/12 मतलब 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 9/4 +8 कर लोगे तो 9/4 इज 4.2.25, 10.25 हो गया इसका। State whether the specific heat capacity of a substance remains the same when its state changes from solid to liquid। ठीक है, तो जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज करता है ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होगा? चेंज करेगा ना। यस भाई सर। आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और होता है, और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और होता है, तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करेगा तो चेंज कर जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, गिव वन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, आइस और वाटर वाला एग्जांपल दे देना। Magnet kept at the center of the two coils A and B is moved to and fro as shown in the diagram. The two ये तो हट गया है ना सिलेबस से। यस सर। सर जो एग्जांपल देंगे क्या हम लोग उसमें वैल्यू स्टेट करना होगा? ना ना ना, बस बोल देना आइस एंड वाटर हैव डिफरेंट वैल्यूज। ओके। अगर याद है तुमको 336 एक का होता है और एक का मेरे ख्याल से 4200। 4200 होता है, तो वो दोनों वैल्यूज उसमें डाल देना अगर याद है तो। Why is a nuclear fusion reaction called a thermonuclear reaction? ये भी नहीं है हाँ सर, ये नहीं है ना सिलेबस में। हाँ, फ्यूजन हट गया है, कंप्लीट द रिएक्शन, ये भी तुम्हारा फ्यूजन वाला ही है, फिशन फ्यूजन वाला। स्टेट 2 ways टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर, ये भी हट गया ना, डीसी मोटर भी नहीं है ना। यस सर। चलो अब आ जाते हैं इस पे, ये रहा एक और, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, कितने नंबर तक? सर 6। 6 नंबर। 6। तो a body of mass 10 kg is kept at a height 5 meter. It is allowed to fall and reach the ground. What is the total mechanical energy possessed by the body at the height 2 meter? तो ये पूरा 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। ठीक, ये भी एक न्यूमेरिकल हो गया, 6 3 9 3 9 12। 12। इसको भी न्यूमेरिकल में मान सकते हो तुम, 12 4 16 हो गया। 16। सर ये पूरा क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल नहीं था। हाँ पूरा न्यूमेरिकल में ही है ये 5th वाला क्वेश्चन। जनरली इतना रहता नहीं है, मतलब आई एम ऑल्सो सरप्राइज टू सी दिस। उन्हें चलो, तो 6th वाला है, हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म्ड बाय प्रिज्म चेंजेस विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, ये तो तुम बना लोगे, वर्चुअल टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्ड, ये फिर न्यूमेरिकल है तुम्हारा 20। वाला पार्ट, 20 हो गया। ठीक है, पेंडुलम एज अ फ्रीक्वेंसी 23। 23 हो गया तुम्हारा। ये तो वो एग्जाम्पल वाला है, ऑसिलेशंस वाला, जो अभी हम लोग करेंगे। और ये सब थ्योरी है।
ये भी एक 24 न्यूमेरिकल हो गया 24, बहुत सारा हो गया 27 27 और +4 31, 31 31 है। 100 में से 31 तो 30% हो गया। 30% हो गया, इतना नहीं रहता वैसे, तुमको हम बताएं 10 to 15% तुम मान के चलो रहता है, इस पर्टिकुलर पेपर में ज्यादा है, बट जितना मेरा एनालिसिस है 15% to 20% मैक्सिमम रहेगा तुम्हारा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इधर, जैसे इसमें पूरे सारे पार्ट्स दे दिए हैं, वैसा क्वेश्चन तो कभी नहीं आता है जिसमें सारे पार्ट न्यूमेरिकल, समझ रहे हो ना? तो एक न्यूमेरिकल रहेगा तो 2 थ्योरी रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चंस इधर होते हैं और बाकी उधर होते हैं। तो 20 मार्क्स तुम मान के चलो, 20 मार्क्स का होगा 100 में, 20% रहता है। ठीक, बट हाँ कि न्यूमेरिकल्स इजी रहते हैं, तो तुमको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, आ जाते हैं वापस। तो पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जितने लास्ट 5 साल का जो पेपर है ना उसको खूब एनालाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो उससे। सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन हाँ उसको सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। तो लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड एंड देन रिलीज स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एक स्प्रिंग से अगर एक लोड सस्पेंडेड है, इसको हम लोग इधर पुल कर देते हैं और पुल करके फिर छोड़ देंगे, तो ये जो है यहाँ पे वाइब्रेट करेगा इस पूरे रीजन में, मतलब इस, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया बेसिकली, है ना? और इससे ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस तक जाते, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और वापस मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम, और इसमें वाइब्रेट करता रहेगा। सो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट इसको कहते हैं, इस स्प्रिंग के प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसको हार्डनेस कहते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के है इस स्प्रिंग का, और अगर इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर k/m. So when a tuning fork is struck against a hard rubber pad, it vibrates with its natural frequency. So different tuning forks produce sounds of different frequencies. तो जो अलग अलग tuning forks हैं, that will produce sounds of different frequencies. क्योंकि उसका मटेरियल देखो अलग है ना, हर मटेरियल पे अलग उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, राइट? Now, fourth point is when an air column in flute or organ pipe is made to vibrate, it vibrates with natural frequency, which is inversely proportional to the length of the air column. देखो ये आ गया वहां पे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, इन अ फ्लूट, यही क्वेश्चन था ना, इन अ फ्लूट the notes of different frequencies are produced by changing the effective length of air column when different holes in it are closed. ठीक है, तो जैसे अगर हमारा किसी को बांसुरी वांसुरी बजाना आता, देखे हो ना बांसुरी, यहाँ पे ऐसे होल्स रहते हैं, राइट? यहाँ पर से ये लेट से इस तरह से ये फूकने का जगह होता है जहाँ से तुम फूकोगे, और जिस होल को क्लोज करते जाओगे ना उससे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, नोट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो यहाँ पे भी बता भी रखा है, when an air column in a flute or organ pipe is made to vibrate, it vibrates with its natural frequency which is inversely proportional to length. तो अगर तुम इसको क्लोज पास वाले को कर दोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर दूर वाले को क्लोज करोगे तो बेसिकली लेंथ इंक्रीज कर गया तो फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज कर जाएगी. So in an organ pipe of given length,
open at both and different modes of vibration are produced by blowing the air differently, and they are of frequencies in the ratio 1:2:3. While in an organ pipe with one end closed, the frequency of different modes are in the ratio 1:3:5. Now, when the string in the instrument like sitar, sonometer, violin, etc., is once plugged, the transverse vibration of uh, definite natural frequency are produced in the string. So when the string in the instrument like sitar, sonometer, violin, etc. is once plugged, the transverse vibration of a definite natural frequency are produced in the string. The frequency f of vibration in a string depends on the length, right? So f is proportional to 1 by L. The radius f is proportional to 1 by R, inversely proportional to R, inversely proportional to L, and directly proportional to the tension. Thus, the frequency of note produced by a string stretched between its end is given by 1 by 2L root under T by pi R square D. ठीक है, T हमारा टेंशन हो गया, राइट, और R हमारा रेडियस हो गया, ठीक है, and D is the density of the material of the string, and pi R square D, तो एरिया को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ यूनिट लेंथ निकल जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा. Thus the frequency of note can be increased by decreasing the length of the string, by decreasing the radius of the string, and third, by increasing the tension in the string. A string of given length stretched between its end under a given tension can be made to vibrate in different modes by plucking the string at different points. If the string is plugged in the middle, the string vibrates in one loop. तो पहला वाला A वाला जो डायग्राम है, राइट, सो स्ट्रिंग को जब बीच में हम लोग प्लग करेंगे, है ना, तो एक सिंगल लूप बनता है, वन लूप. दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी f. Thus the different bodies of vibrations in a stressed string are of frequency 1:2:3. If L is the length of the string stretched between its end, the wavelength of different modes in figure A, B, and C will be 2L, 2L by 2, and 2L by 3. Respectively. So they are in the ratio 3:2:1. पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3:2:1 हो गया हमारा. तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f है तो इसका डबल हो गया, और यहाँ पे 3 टाइम्स f हो गया. Now, nature of natural vibration. The natural vibration are the simple harmonic vibrations under the restoring force, the amplitude and frequency of which remain constant. ठीक है, तो natural vibration जो है उसका amplitude और frequency of which remains constant. The vibrations of a constant amplitude can occur. ठीक है, so the natural vibration, so vibration of a constant amplitude can occur only in vacuum. Since in practice it is very difficult to have vacuum, it is very difficult to realize such vibrations in practice. As a matter of fact, the surrounding medium offers resistance or frequency to the motion, so the energy of vibrating body continuously decreases, due to which the amplitude of vibration gradually decreases. Damped vibration पे अगर हम आए तो ये तो natural vibrations हो गए. जो damped vibrations हैं, it is our common experience that when A is made to vibrate, when a body होना चाहिए, so when a body is made to vibrate in a medium,
the amplitude of the vibrating body continuously decreases with time, and ultimately the body stops vibrating. Such vibrations are called damped vibration. The periodic vibration of a body of decreasing amplitude in presence of a resistive force are called the damped vibration. In damped vibrations, two forces act on body. One is the restoring force, and second is the frictional or resistive force due to the surrounding medium. The amplitude of motion decreases due to the frictional force. The frictional force at any instant is proportional to the velocity of the body. It has the tendency to resist the motion. As a result, the energy of the vibrating body continuously dissipates in doing work against the force of friction, and so its amplitude gradually decreases. After some time, when it has lost all its energy, it stops vibrating. Now, examples of damped vibrations. A tuning fork, when stroked on a rubber pad, executes the damped vibrations in air. A simple pendulum, ठीक है, oscillating in air executes the damped vibration. क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है कम होता जाएगा और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा. डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल और फ्री एंड डैम्ड वाइब्रेशन. तो नेचुरल और डैम्ड वाइब्रेशन के बीच का डिफरेंस हम लोग लिस्ट कर रहे हैं. सो नेचुरल वाइब्रेशन क्या हुआ, द एम्पलीट्यूड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड द वाइब्रेशन कंटिन्यू फॉर एवर. डैम्ड वाइब्रेशन में द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्ड वाइब्रेशन gradually decreases with time and ultimately the vibration ceases. So natural vibration, there is no loss of energy in natural vibration, or damped vibration mein, in each vibrations there is some loss of energy in the form of heat. फिर नेचुरल वाइब्रेशन का जो थर्ड पॉइंट है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी. द वाइब्रेशंस आर ओनली अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स. और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, ठीक है. और जो डैम्प्ड वाइब्रेशन में देखेंगे, इन एडिशन टू द रीस्टोरिंग फोर्स, अ फ्रिक्शनल और डैम्पिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी टू अपोज इट्स मोशन. फोर्थ वाला पॉइंट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस depend on the size and shape of the body and it remains constant. And यहाँ पे frequency of vibration जो natural frequency है उसके बारे में बात हो रही थी वहाँ पे. यहाँ पे जो damped frequency है, vibration is less than the natural frequency. The decrease in frequency depends on damping force. Now forced vibration, तीसरे तरीके का vibration हम लोगों ने देखा, उसको forced vibration कहते हैं, right? So the vibration of a body which take place under the influence of an external periodic force, and external force periodic होगा, मतलब it will keep on acting after some regular interval. So the vibration of a body which takes place under the influence of an external periodic force acting on it are called the forced vibration. ठीक है. The body executing the forced vibration is thus acted upon by three forces. First is the restoring force, second is the frictional or resistive force, and the third is the external periodic force. So एक body which is executing the forced vibration, उसमें तीन force लगेगा, ठीक है. जैसे नेचुरल वाले में एक ही force लग रहा था, restoring force. जो हमारा डैम्ड वाइब्रेशन में था लग रहा था, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों लग रहा था. यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी लग रहा है. So when the external periodic force is applied on the vibrating body, the body no longer vibrates with its own natural frequency, but it gradually acquires the frequency of the applied periodic force. The external applied force is also called the driving force.
The amplitude of the forced vibration depends on the frequency of the external force. So if the frequency of external force is different from the natural frequency of the body, the amplitude of oscillation is very small, which die out soon due to the presence of damping forces. And if the frequency of the external force is exactly equal to the natural frequency of the vibrating body, the amplitude of oscillation is very large. In absence of damping force, the amplitude of vibration at resonance is infinite. The amplitude of forced vibration of a body does not remain constant. So amplitude of forced vibration of a body does not remain constant due to the presence of damping forces of the surrounding medium. However, it is possible to keep the amplitude of vibration constant by applying external periodic force, such that the external periodic force compensates for the loss of energy in each vibration due to damping forces. The vibration of the body then are called spelling mistake. So the vibration of the body are called symptotic vibration. तो ये वो वाइब्रेशन है जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कंपनसेट्स फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी इन सच वाइब्रेशन ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस. तो वहां पे एम्पलीट्यूड उसका फिर कांस्टेंट हो जाता है. फोर्स वाइब्रेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स. However, it is possible to keep the amplitude of vibration constant by applying this external periodic force such that उसका maintain हो जाए जो loss हो रहा है energy. So उस तरह के vibrations को हम लोग symptotic vibration कहते हैं. ठीक है. अब difference between natural or free and forced vibration. So natural या free vibration, the vibration of a body in the absence of any resistive or external force are called the natural vibration. Forced vibration में vibration of a body in a medium in presence of an external periodic force are called the forced vibration. उसके बाद second point, the frequency of vibration depend on the shape and size. और यहाँ frequency of vibration is equal to frequency of the applied force. The frequency of vibration remain constant. यहाँ frequency of vibration changes with change in frequency of the applied force. The amplitude of vibration remains constant with time in absence of surrounding medium. Amplitude of vibration depends on the frequency of the applied force. ठीक है. Equal भी हो सकता है, unequal भी हो सकता है. Now resonance, which is a special case of forced vibration. तो रेजोनेंस में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, या रेजोनेंस वाला जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, विल स्टॉप हियर. है ना. तुम लोग भी अपना जो है ना पिछले जो जैसा कि मैंने बोला पिछले 5 साल का 2015 से 2020 तक का और रिलायबल सोर्स से करना जिसपे लिखा हो कि ये आईसीएससी का पेपर है. आधे चीज जो नेट पे ना वो क्रैप है बेसिकली, जिसका कि कोई सर पैर नहीं है. पता चला कि कोई भी पेपर दे दिया है कि ये इतने साल को आया था, बट देख लेना कि वो ऑथेंटिक है होना चाहिए. या तो कोई बुक हो वैसे जो कलेक्शन ऑफ पेपर्स हो, उसमें भी 10 साल का पेपर नहीं पढ़ना है क्योंकि पहले के सिलेबस और अभी के सिलेबस में बहुत चेंजेस आ गए. तो लास्ट 2 ईयर से तो सिलेबस कांस्टेंट है. 2 साल का भी देख लोगे ना तो भी ठीक है, अदरवाइज तुम मैक्सिमम 2015 से 2020 तक का देखना. उसमें भी बहुत सारे पोर्शंस होंगे जो सिलेबस में नहीं है, वो तुमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देख के. ठीक है, तो एनालिसिस वगैरह कर लो पेपर का, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, और उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को मोल्ड करो. जब 5 पेपर देखोगे ना तो तुमको अपने आप समझ आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको किस तरह से याद करना है या क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. यस सर आप ये अभी अपलोड कर सकते हैं. कौन सा, ये जो नोट्स है?
यस सर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले नोट्स भी कर दीजिएगा। ठीक है बालक, दोनों अभी ही कर देते हैं, भेज देते हैं तुमको, ठीक है। सर मैंने आपको टेस्ट की वाला भी भेज दिया, लेकिन हाँ। सर हम लोग के फिजिक्स के ना 3 टेस्ट हो रहे हैं, तो सर ने उसमें से सबसे पहले टेस्ट का सिलेबस बताया, बाकी 2 का भी बताया ही है। सर बाकी 2 का बता दिया सर मैंने आपको भेज दिया, उसमें बाकी 2 का भी सिलेबस है। देव्यांश फाइल्स के अंडर है। प्रणय मुझे मिल गया, दिख गया, तो प्रणय और दिव्यांश का दिख गया, मैं भी भेज दूंगा, मतलब देख लूंगा उसको। और तुम लोग को अभी मैं ये दोनों भेज रहा हूँ जो है। इसमें भी ना, इसमें थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स बाद वाले में होंगे, बट उसको तुम चेक कर लेना अगर कुछ ऐसा होगा तो। हाँ, यस इसको मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। नहीं